कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं आपके। उन प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जो आपके प्रश्न है वो कौन कौन से आने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला चैप्टर है आपका उसमें से आपके जो प्रश्न हैं वह 2 प्रश्न आएँगे। प्रश्नों की संख्या 2 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक बाहर जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पार्ट जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा और 2 नंबर के अंदर आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं वो या तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे या फिर वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो इन्हीं प्रश्नों को कवर करेगा। चलो शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ ही। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे सभी को ध्यान रखना है कि पर्यावरण और लोगों के बीच में अन्योन्य क्रिया जो होती है उसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो मानव बुद्धिमत्ता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी कौन सा स्रोत भौगोलिक सूचना का नहीं है आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, थर्ड ऑप्शन आपका है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और आपका चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो किससे हमको भौगोलिक सूचना नहीं प्राप्त होती? तो यहाँ पे है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं उससे हमें कोई भी भौगोलिक सूचना है वो प्राप्त नहीं होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 70 के दशक में तीनों विचारधाराएं, मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी और व्यवहारवादी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन जो है वो द सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। लीजिए, ये आपको अब थोड़ा सा स्क्रीन पर बड़ा दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है? ये समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करना किस उपागम का लक्षण है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय विभेदन, क्योंकि कोई भी क्षेत्र होता है उसकी एक अलग विशेषता होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है और क्षेत्रीय विभेदन के माध्यम से जो है उसका एक लक्षण ये होता है। सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़े। प्रश्न संख्या 5 आपका है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो पर्यटन भूगोल जो है वो मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब, आर्थिक भूगोल में इसको शामिल किया जाता है। इकोनॉमी से रिलेटेड ये उपक्षेत्र है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 6, सैन्य भूगोल कौन से उपक्षेत्र में आएगा भाई? देखिए सैन्य भूगोल जो है वो राजनीति से संबंधित है, तो यहाँ पे राजनीतिक भूगोल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलें। चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, ऐतिहासिक भूगोल वो किस उपक्षेत्र का भाग है? तो यहाँ पे ऐतिहासिक भूगोल है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, मानव भूगोल के जनक कौन से भाई? मानव भूगोल के जनक, बिल्कुल इजी प्रश्न भी इसको हम कह सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ पे जर्मनी के विद्वान, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? देखिए मानव भूगोल के जनक अलग थे रेटजेल है, लेकिन भूगोल का पिता जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो हिकेटियस को कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, रुको और जाओ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? स्टॉप एंड गो। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और बिल्कुल इस प्रश्न के साथ ही हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 11 क्या है देख लीजिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? देखिए
खास बात यह है कि ये परिभाषा भी इस प्रकार से पूछी जाती है, तो ये परिभाषा जो है वो आपके एलन चर्चिल सैंपल जो है वो इनकी परिभाषा ये दी गई है। एंथ्रोपोजियोग्राफी अगला प्रश्न आपका है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचयिता कौन है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आपके होने वाले हैं और बताइए आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का। सवाल नंबर 12, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है? बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रेड जेल। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, मानव भूगोल के जनक जिनको हम कहते हैं, उन्हीं की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें मानव के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। चलिए ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके लिए, जो कि एक लाइन के प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। और आज का पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आप लोगों के सामने, देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो यहाँ पे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद के प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। देखिए तीन प्रकार के वाद हुए हैं, नियतिवाद, उसके अलावा यहाँ पे संभववाद और नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 3, रेडजेल की पुस्तक का नाम अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है, संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विडाल डीला ब्लास, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न संख्या 5, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए। देखिए एलन चर्चिल सैंपल, जिनकी परिभाषा हमने कुछ देर पहले ऊपर देखी थी, जिनके कथन को हमने देखा था, यहाँ पे वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी देखेंगे ध्यान से। प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 6 है, भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए भूगोल को 2 शाखाओं में बांटते हैं, एक तो आपका है भौतिक भूगोल और एक है आपका मानव भूगोल, बिल्कुल आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त रूप से लिखना है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। देखिए परिभाषाएं भी आती है, और यदि आपसे पूछा जाए रेडजेल की परिभाषा, तो आपको लिखना है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आपको कम से कम 2 3 4 यह परिभाषाएं तो आपको याद करनी है जो आपकी बुक्स में है। उन प्रश्नों में से, उन परिभाषाओं में से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है, ये परिभाषा किसने दी है भाई? डिकेन और पिट्स ने दी है, बिल्कुल इसको याद रखना है परिभाषा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कुछ देर पहले हमने इस प्रश्न को देखा था, वहां परिभाषा देकर के उस विद्वान का नाम पूछा था, और यहाँ पे विद्वान की परिभाषा पूछी गई है। सवाल ये था आपका कि एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा कौन सी है, या वो उसको परिभाषित करना आपको। तो यहाँ पे देखिए मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भी रिलेशंस होते हैं पृथ्वी और मानव के बीच में, वो हमेशा हर क्षण है वो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहा गया है। क्योंकि पृथ्वी भी अस्थायी है और मानव भी यहाँ पे चंचल है, इसका मतलब मानव भी एक प्रकार से अस्थायी है, दोनों के रिलेशन है वो चेंज होते रहते हैं, क्षण भर में चेंज हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है? हंटिंगटन महोदय ने यहाँ पे देखिए 2 वर्गों में बांटा है। एक पहला वर्ग है भौतिक दशाएं, दूसरा वर्ग है मानवीय अनुक्रिया, दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। देखिए आपको जर्मन है या फिर आपको रोमन, जो भी आपको विद्वानों के नाम आपकी बुक में आए उन सभी को आपको अलग से लिख लेना है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जर्मन भूगोलवेता कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देखिए उनके नाम हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिchthofen और रेडजेल, ये जितने भी नाम यहाँ पे आए हैं ये जर्मन भूगोलवेता हैं। यदि आपसे पूछा जाए अगले प्रश्न के अंदर कि अमेरिका के भूगोलवेता कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए नाम एलन सैंपल देखिए रेडजेल की शिष्या थी, लेकिन वो भूगोलवेता अमेरिका की थी। हंटिंगटन, ईशा बोमेन,
कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर, ये सभी अमेरिका भूगोलवेत्ता हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए, इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। तो यहाँ पे विडाल डीला ब्लास, बिल्कुल देखिए। अगला अगले अगले विद्वान देखिए, ब्रुनश, डिमार्टिन, उसके अलावा डिमांजिया और लूशियन फेब्रे, जिन्होंने संभववाद शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से देखिए सवाल नंबर 13 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का पूछा है, एक में अमेरिका का पूछा है, एक में जर्मन का पूछा है। इस मीन्स ये है कि आपको भूगोलवेत्ताओं के नाम याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चले हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मानव का प्राकृतिकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? कि मानव को प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए, इस प्रकार की जो विचारधारा है वो नियतिवाद की विचारधारा कहलाती है। ठीक है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आपका, प्रकृति का मानवीकरण यानी कि प्रकृति को मानव के हिसाब से चलना चाहिए, ये विचारधारा संभववाद की है। संभववाद कहता है कि प्रत्येक चीज पॉसिबल है, मानव जो चाहता है वो कर सकता है। सवाल नंबर 17 की तरफ चले हम। भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था और इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपका है, भूगोल में आमूलवादी के बारे में आपको बताना है कि आमूलवादी क्या चीज है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए इस वीडियो का। आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो यहाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किस विचारधारा में किया गया, तो आपको बताना है आमूलवादी और रेडिकल विचारधारा के अंदर इसका प्रयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था, यानी उस समय, क्योंकि मार्क्स का सिद्धांत ये कहता है कि सभी समस्याओं की जड़ है वो पूंजीवाद है, तो यहाँ पे आमूलवादी विचारधारा के अंदर जो है वो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो आज का वीडियो विद्यार्थियों को कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगले लेसन के जो प्रश्न है वो आपके लिए लेके आएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, और आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।